नमस्कार। इस श्रृंखला में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी, सक्सेस एंड सेल्फलेस सर्विसेज। आइए इन सब पर एक-एक कर चर्चा करते हैं। सेंसिटिविटी जो टर्म है वो बहुत सारे रेफरेंसेस में यूज होती रही है। जैसे आप सेंसिटिव हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेंसेस को लेकर। जैसे आपको बहुत अच्छा दिखता है, आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आपके टेस्ट बड्स दूसरों से अच्छे हैं, आपकी स्मेल दूसरों से अच्छी है, आप दूसरों से जल्दी किसी भी चीज को परसीव कर लेते हो, आप दूसरों से पहले किसी भी चीज को परसीव कर लेते हैं। एक वो तरीका हुआ जहां हम कह रहे हैं कि सेंसिटिव टुवर्ड सर्टेन स्टिमुलाई। हमारे यहाँ पर कुछ रिसर्च होती हैं इन साइकोफिजिक्स, जिसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि कौन कितना सेंसिटिव है, किसका कितना अच्छा रिएक्शन टाइम है। जब एक जैसे दो स्टिमुलाई दिए जाते हैं तो कौन सबसे ज्यादा उन्हें परसीव कर सकता है। जैसे आपको दो कलर दिखाए और कलर्स में बिल्कुल थोड़ा सा, एक बिल्कुल लाइट, हल्का सा लाइट, एक थोड़ा सा डार्क, और बहुत सारे लोग हो सकता कहें कि ये दोनों ही ग्रीन कलर है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अच्छे से इस माइन्यूट डिफरेंस को नोटिस कर पाए और वो कहें कि नहीं, ये ज्यादा डार्क है कंपेयर टू दिस वन। तो वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हुआ। पर यहाँ मेरे ख्याल से जो सेंसिटिविटी का मीनिंग जा रहा है वो आपकी इमोशनल रिएक्शंस के लिए, कि आप किसी चीज को कैसे इमोशनली रिएक्ट करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, अपनी फीलिंग्स को। जब आप दूसरों के इमोशंस को परसीव करते हो तो आप कितना उसके लिए सेंसिटिव हो। तो सेंसिटिविटी के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है यहाँ, ज्यादातर इन इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस, चैलेंजेस और डिमांड्स, वो किसी स्टिमुलाई के लिए भी हो सकती हैं, कुछ स्टिमुलाई के लिए भी हो सकती हैं, और ये आपके इमोशनल रिएक्शंस के लिए भी हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स के लिए भी हो सकती हैं। जैसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के रेफरेंस में जो वही वापस से ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैंने थोड़ा सा कुछ भी चेंजेस किए दो स्टिमुलाई के बीच में और आपने उसको नोटिस कर लिया, तो जो जितनी जल्दी नोटिस करेगा वो उनकी उतनी ही स्ट्रांग और सेंसिटिव रिएक्शन है। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे एक कप ऑफ टी है ना, और हमने उसमें शुगर डालनी शुरू करी, बहुत कम है स्टार्टिंग में, आप उसे नोटिस नहीं कर पा रहे। चीनी है, उसके कुछ क्रिस्टल्स हैं, पर आप उसे नोटिस नहीं कर पा रहे। जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया तो एक लेवल पर आप कहेंगे हाँ अब थोड़ा सा मिठास आया। अब ये हाँ अब थोड़ा सा मिठास आया, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। कोई बहुत सेंसिटिव है और एकदम से पकड़ लेंगे, कुछ और थोड़ी सी और चीनी डालने के बाद जानेंगे। तो इसका एक ये भी मीनिंग रहता है। दूसरा जो है कि आप सेंसिटिव फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर, अपने लिए भी और आप दूसरों के लिए भी। अगर आप दूसरों के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं तो आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे, और ज्यादा उनको हेल्प करेंगे, और ज्यादा उनके लिए एम्पैथी दिखाएंगे। तो यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव जाएगा मेरे ख्याल से, वो इन रेफरेंस टू फीलिंग्स एंड इमोशनल रिएक्शंस। तो सेंसिटिव, आप खुद कितने सेंसिटिव हैं। हम ये टर्म बहुत यूज करते हैं, अरे उसे ज्यादा मत बोलना, वो बहुत सेंसिटिव है, वो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है, वो बहुत सेंसिटिव है। तो मतलब आप बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए इमोशनल और रिएक्शन देते हैं और आप फील करते हैं उन चीजों को। दूसरा, हम कई बार इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को जब हम दूसरों के लिए बात करते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे से नहीं देखा जाता किसी का दुख दर्द, और मैं ज्यादा मदद करता हूँ, और मैं दूसरों की फीलिंग्स और ज्यादा जल्दी समझ लेता हूँ। तो अगर उस रेफरेंस में ले तो थोड़ा थोड़ा ये इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, कि आप अपने इमोशंस को कितना अच्छे से समझ लेते हैं, और उसके बाद जो इमोशनल इंटेलिजेंस आया कि आप उनको कितने अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं, कितने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और एम्पैथी मीन्स किसी की भावनाओं को ऐसे समझना जैसे अगर आप इस जगह होते तो।
आप देखेंगे सिंपैथी एंड एम्पैथी दो टर्म्स हैं, दोनों का थोड़ा सा मीनिंग हटके है। एक का मीनिंग है कि किसी की मदद करना, उससे सहानुभूति रखते हुए। दूसरा है एम्पैथी, उससे समानुभूति रखते हुए मदद करना, कि कल को मैं भी इस जगह पर हो सकता हूँ, कल को मुझे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप खुद अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस के लिए सेंसिटिव हो, तो कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चिंतित हो जाएं, बहुत जल्दी एंग्सियस हो जाएं, बहुत जल्दी आप वरी होने लगे, आपको अनकंफर्टेबल हो जाएं। और जब जल्दी आप नोटिस करें और फाइट और फ्लाइट मोड में आए कि भाई या तो आपको इस जगह पर रिएक्शन देनी है, और या आपको यहाँ से अवॉइड करना उस सिचुएशन को, क्योंकि आप उस इमोशन को सेंसिटिव होने के कारण नहीं डील कर पा रहे। तो यहाँ सेंसिटिविटी का मतलब है अपनी फीलिंग और इमोशंस को लेके या दूसरों की फीलिंग और इमोशंस को लेकर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं सेंसिटिव होने के, लेकिन सेंसिटिव पर्सन को अपने स्पेशली अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को मैनेज करना भी आना चाहिए। जैसे वो और ज्यादा अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव और फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए ऐसे लोग हो सकता है कि राइटर हो, सॉन्ग राइटिंग हो, और वो कैसे भी आर्ट से अपनी सेंसिटिविटी को कनेक्ट कर पाए। वो बहुत जल्दी अवेयर रहते हैं अपने लिए उन लोगों में, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस, इसलिए उनमें ज्यादा एम्पैथी होती है। वो उनकी नर्चरिंग स्किल्स और अच्छी होती हैं। वो सेल्फ केयर के मास्टर होते हैं, अगर वो अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वो छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। वो सैडनेस, जॉय, इन सब को और अच्छे से परसीव करते हैं। और क्योंकि वो सेंसिटिव हैं दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को लेके, तो वो हो सकता है कि वो और अच्छे क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाए। फिर उसके बाद आता है कि हमें कैसे डील करना चाहिए अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी से, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ डील कर रहे हैं उस टाइम डेफिनेटली ये फायदेमंद है, क्योंकि हम उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके इमोशंस को समझ रहे हैं, हम उनके भावना और इमोशंस के लिए और ज्यादा एम्पैथेटिक रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन जब आप ओवर सेंसिटिव हो, तो उस टाइम आपको अपने इमोशंस को देखने की ज्यादा जरूरत है। आपको समझना है कि सेंसिटिविटी को मैं कैसे मैनेज करूं, और अगर आपने उसे मैनेज किया और अच्छे से इस्तेमाल किया, तो हो सकता है आप जहां पर इमोशनल रिएक्शंस बहुत सेंसिटिव रहती हैं, जैसे स्टोरी राइटिंग में, सॉन्ग्स राइटिंग में, ड्रामा राइटिंग में, वहां पर आप उनको और अच्छे से उकेर पाए। तो लेकिन आपको समझना है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। इफ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, हाउ यू कुड डील विद योर सेंसिटिविटी। तो वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अपनी फीलिंग्स को लिखो। जब हम फीलिंग्स को लिख रहे हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है कि जहां हम कहते हैं कि जो भी अपने मन में है सब बोल दो। और कई बार काउंसलर ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर्सन ने अपने सारी इमोशनल रिएक्शंस शेयर कर ली हैं काउंसलर से, इसलिए भी कैथारसिस या इमोशन रिलीज होने के कारण वो थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। तो जब आप लिख रहे हो, अपना डायरी राइटिंग या अपनी फीलिंग्स को लिख रहे हो, उस टाइम पर आप अपना एक तरह से कैथारसिस हो गया, आपने अपनी फीलिंग्स को रिलीज कर लिया, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। फिगर आउट व्हाट मेक्स यू सेंसिटिव, किन चीजों से आप ज्यादा ट्रिगर होते हैं, वो भी। जैसे एग्रेशन के लिए भी कुछ लोग कुछ बातों पर बहुत एकदम से रिएक्शन देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप सेंसिटिव हो। इससे आप मैनेज कर पाओगे अपनी sensitive reactions to others को। Don't be too hard on yourself. You know that's your nature. और अगर आपकी वैसी नेचर है तो आपकी सेंसिटिव रिएक्शंस होंगी। उस टाइम पर अपने साथ बहुत ज्यादा हार्श मत हो, बहुत हार्ड मत हो। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट
स्पेशली बात करते हैं सेल्फ फॉरगिवनेस की, सेल्फ कंपैशन की, कि जब हम दूसरों को माफ करें किसी गलती करने पर, वो एक बात है, लेकिन हमसे भी तो लाइफ में कुछ गलतियां हुई है ना। तो अगर हम अपने आप को कोसते रहते हैं तो इट्स हार्मफुल फॉर आवर पर्सनैलिटी। तो वो कहते हैं कि नॉट ओनली टुवर्ड्स अदर्स, पर तुम्हें खुद भी अपने आप को फॉरगिव कर देना है जहां भी आपसे ऐसी गलतियां हुई हो जो आप को अच्छा नहीं लग रहा, करने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। सो सेल्फ फॉरगिवनेस। ठीक ऐसे ही कंपैशन, दूसरे लोगों को के लिए करुणामय होना, ठीक वैसे ही अपने लिए भी करुणामय होना। कभी कभी हम बहुत चीजें ऐसी होंगी कि कभी हम सक्सेस नहीं हुए, कभी हमने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, बहुत सारी खुद से भी कई बार शिकायतें रहती हैं। कई बार हमने ऐसी रिएक्शन दे दी जो बाद में हमें लगा कि हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो उस टाइम पर उस हालात से सीखो और आगे बढ़ो, सेल्फ कंपैशन। तो अपने साथ भी इतने हार्ड और हार्श मत हो। आपको पता है कि आप सेंसिटिव हो, इस कारण से ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग को आपको कैसे स्टॉप करना है। थिंक बिफोर यू रिएक्ट। अपने आप को थोड़ा सा, इवन कुछ स्ट्रेटेजीज भी हैं जिसमें वो कहते हैं कि थोड़ा टाइम लो, एकदम से रिएक्शन मत दो। सो वो भी एक तरह की स्ट्रेटेजी है। जब आप थोड़ा सा टाइम लेते हो तो आपका एक इमीडिएट रिएक्शन ना होके कुछ ज्यादा आइडियल काइंड ऑफ रिएक्शन होती है, और आप समझ लेते हो कि ये एकदम जो रिएक्शन है वो डेंजरस हो सकती है। कभी कभी अगर आपने सोच समझकर उस बात पर रिएक्शन दी है तो वो आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। चैलेंज योरसेल्फ एंड आस्क फॉर फीडबैक। अपने आप को फीडबैक देते जाओ। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं ना कि जवान खून है, वहां पे ज्यादा रिएक्शन होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी ही गलतियों से सीखते हैं और हम और ज्यादा बैलेंस्ड रिएक्शंस देना शुरू करते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे माहौल में भी रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो हमारी सेंसिटिविटी को ट्रिगर करते हैं, है ना। कि आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, जहाँ पर टॉन्ट ज्यादा कोई मारता है, जहाँ पर कोई और इश्यूज हो सकते हैं। अपने साथ बी पेशेंस। तो अपने साथ थोड़े से पेशेंस के साथ रहना सीखिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे खुद को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वैसे वैसे हमारा जो इमोशनल सेंसिटिविटी है वो बैलेंस होती जाती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ कंपैशन, एक्सेट्रा। इसमें अगला जो पॉइंट है वो है सक्सेस। सक्सेस के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, अलग अलग लोगों को के लिए अलग अलग मीनिंग ऑफ सक्सेस। जैसे आमतौर पर हम ये मानते हैं जब हमें फेवरेबल और डिजायर्ड आउटकम मिला है, जो हमें चाहिए, जिसकी हम आशा कर रहे थे इस सिचुएशन में, जब हमें वो सक्सेस मिलती है। जैसे कई बार हमें लाइक गेटिंग गुड मार्क्स, किसी चीज में आपको मनी मिलना, पैसा मिलना, धन दौलत मिलना, कभी कभी आप एक्सीलेंट करना, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था वो बेस्ट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिलना, तो वो हम सक्सेस मानते हैं। और ये एक रेंज है कि जब हम दूसरे लोगों से पूछते हैं तो एज वाइज इसका अलग मीनिंग हो सकता है, कम्युनिटी और कल्चर वाइज इसका अलग मीनिंग हो सकता है, जेंडर वाइज इसका अलग मीनिंग हो सकता है। तो कुछ स्कॉलर्स ने जैसे लोगों से पूछा, जैसे आपसे भी अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस, आपके लिए सफलता का मीनिंग क्या है, तो मैं समझती हूँ कि क्लास में बहुत सारी वैरायटी रहेगी रिस्पॉन्स की। जैसे यहाँ एक स्कॉलर की रिसर्च के बेसिस पर कह रहे हैं कि जो रिसर्च जो विमेन हैं उनका जो रिस्पॉन्सेज हैं रिलेटेड टू सक्सेस वो लाइफ बैलेंस और रिलेशनशिप को लेकर हैं।
लेकिन मेन ज्यादा मटेरियल सक्सेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे आंसर्स हैं जो एज वाइज डिफर करेंगे, पर्सनैलिटी वाइज डिफर करेंगे, और आपकी लाइफ के अपने पीरियड एक्सपीरियंसेस क्या हैं उसके बेसिस पे आपका अपना फीडबैक क्या है। जैसे अगर आप अपनी क्लास की ही बात करें तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट कहे पास हो जाना मेरे लिए सक्सेस है, कोई कहे कि 70% नंबर आ गए तो मैं समझूंगा कि मैं सक्सेस हो गया, कोई कहे 90% मार्क्स आए तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, कोई कहे कि मैं टॉपर होऊंगा तभी मैं सक्सेस होऊंगा। तो इस तरह से, और अगर आप एकेडमिक लाइन ना लेके लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि कोई कहे कि वो सक्सेसफुल हैं जिनका एक बैलेंस्ड लाइफ है, कोई कहे कि जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है वो सक्सेसफुल है। मैंने ये भी देखा है कि एज वाइज बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जब आप एक तरह से जॉब जॉब के लायक हो और जॉब मिलना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पर जॉब पाना ही एक सक्सेस है। जैसे 10 से 15 साल तुमने बहुत पैसा कमा लिया, उस टाइम हो सकता है कि तुम्हारा रुझान ज्यादा सोशल सर्विसेज की तरफ हो और उस तरह की एक्टिविटीज को आप सक्सेस काउंट करें। तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस हैं, कोई एक डेफिनेशन में हम इस टर्म को नहीं बांध सकते। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं सक्सेस के, कैसे हमें सक्सेस मिलती है, क्या क्या इसके लिए मैं कहूंगी कि फैक्टर्स हैं जो सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो एक स्टडी के बेसिस पर आपका जो पर्पस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जो दूसरों से कॉपरेशन लेना है, स्पेशली जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें दूसरों का कॉपरेशन जितना चाहिए वो वहां होना बहुत जरूरी है। आपका फेथ हो उन एक्टिविटीज में, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी कुछ वर्क करना है जिसके बदले आपको सक्सेस मिलेगी। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपको स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरे लोगों के साथ भी डील करना है, टीम वर्क है, इसलिए आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप पर्सनल इनिशिएटिव लेने वाले जने हों। आपका जो पॉजिटिव जो मेंटल एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो, आप में एंथुजियाज्म हो, जोश हो, मुझे करना है ये, इस तरह से जाना। सेल्फ डिसिप्लिन होना, क्योंकि बहुत बारी जो हमारे लाइफ गोल्स हैं बहुत लंबे होते हैं, लंबा टाइम चाहिए उनके लिए, तो इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन होना। आपकी थिंकिंग बहुत मायने रखती है। आपका जो अटेंशन है वो उन एक्टिविटीज पर कंटिन्यूअसली बना रहे। जैसे माइंडफुलनेस, मैंने कहीं और भी इस टर्म की बात करी है, इस एस्पेक्ट की बात करी है, माइंडफुलनेस वर्सेस माइंडलेसनेस, कि आप बहुत सचेत होकर किसी सिचुएशन में अपना काम कर रहे हो वर्सेस आपका ध्यान कहीं है, आपके विचार कहीं हैं, और आप जब काम कर रहे हैं उन दोनों में की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत डिफरेंस रहेगा। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से एग्री करेंगे कि एक आप मोबाइल या लैपटॉप जहां जो आपको डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, स्पेशली मोबाइल, इसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारी और चीजें आती रहती हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन के साथ स्टडी कर रहे हैं या आप इससे बिल्कुल दूर हैं कि ये मेरा स्टडी टाइम, इस दौरान नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, वो वाली बात है। तो जितना डिस्ट्रैक्शन उतना डेफिनेटली कम परफॉर्मेंस। टीम वर्क आप में है। आप कैसे फेलियर को लेते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कितने रिजिलियंट हैं आप, कितने बाउंसिंग बैक है आप में, वो भी एक मायने रखता है। कितना क्रिएटिव विजन है। आपकी हेल्थ, क्योंकि फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत मायने रखती हैं। जितने आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी हैं उतना ही आप सक्सेस जल्दी मिलने के चांसेस हैं। आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप जो टाइम और मनी उसकी बजटिंग कैसे करते हैं, लाइक आप कितना टाइम अपने पर्पस को दे रहे हैं, कितना टाइम अपने लाइफ गोल को दे रहे हैं, कितना उसके लिए अगर रिक्वायर्ड है तो मनी स्पेंड कर रहे हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सक्सेस के लिए।
फिर दूसरा पॉइंट आता है कि क्या बैरियर है सक्सेस के लिए, क्या चीजें हमारे लिए मुश्किल करती हैं कि हम नहीं सक्सेस हो पा रहे। एक, लैक ऑफ गोल्स, क्लियरिटी इन लैक, और लाइक लैक ऑफ क्लियरिटी हम कह सकते हैं, और लैक ऑफ गोल्स, हमारी कुछ क्लियर कट गोल्स ही नहीं है। तो आप, अगर आपके गोल्स नहीं है तो आपका विजन नहीं है एक्टिविटीज के लिए, और इसलिए ये आपके लिए एक रुकावट हो सकता है। पुअर एटीट्यूड होना, खुद पे डाउट रखना अगला पॉइंट है। जैसे आप सेल्फ डाउट है, पता नहीं मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं, तो आप हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं, इसलिए भी एक मुश्किल हो सकती है। आपको पहले ही डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये भी एक रीजन हो सकता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है उस एक्टिविटी के लिए, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करते रहते हो, हर रोज सोचते हो कि मैं कल स्टार्ट करूंगा काम, कल स्टार्ट करूंगा, और वो कल कभी भी नहीं आता। आपको जो आपके नियर एंड डियर्स हैं वो आप पर डाउट क्रिएट करते हैं, और आपको उन्हें सुन के लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपके साथ कौन है, ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कहने वाले हैं कि तुम कर जाओगे हर हाल में, या वो कहने वाले हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है, आई कुड डू इट, आई कैन डू इट, वो जो है वो काफी हद तक हाउ इट्स प्रमोटेड बाय योर सपोर्टिंग पीपल, हाउ इट्स प्रमोटेड बाय योर सराउंडेड एनवायरनमेंट, ये बहुत मायने रखता है। कि एक तो आप ये फीडबैक ले रहे हो कि ओ तुम तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक आपको ये फीडबैक मिल रहा है कहाँ तुमसे कहाँ होना है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और आपको एक तरह से वो अपने फीडबैक के साथ ये फीडबैक भी वहाँ इन्वॉल्व होता है। तो कौन तुम्हें तुम्हारे सपोर्टर हैं, कौन तुम्हारे नियर एंड डियर्स हैं जो डाउट क्रिएट कर सकते हैं, वर्सेस तुम्हें एक उत्साह दे सकते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। आपकी खुद की लाइफ में लेजीनेस है या लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक ऐसे ही इस टॉपिक का जो तीसरा सेक्शन है वो है सेल्फलेस सर्विसेज। सेल्फलेस सर्विसेज मीन्स वो सर्विस जिससे तुम्हें खुद कोई भी फायदा नहीं होना, ऐसी चीजों में, और लेकिन दूसरों के वेलफेयर के लिए आप काम करें। ये सेल्फलेस सर्विसेज थोड़ा सा यहाँ पर टर्म बहुत सही से यूज नहीं करी गई है। अदरवाइज इट शुड बी एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, हेल्पिंग अदर्स। तो वहां क्या है कि आपको ये काम करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इससे फायदा दूसरे लोगों को है, इन सर्विसेज से एक कम्युनिटी को है, एक सोसाइटी को है। अगर आप हॉस्पिटल में मदद कर रहे हैं तो उन लोगों को फायदा है। तो सेल्फलेस सर्विसेज मीन्स आपको इसमें कोई खास वेलफेयर नहीं है, लेकिन आपका अपना खुद का, लेकिन आप दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और इन सर्विसेज में आप दूसरों को फर्स्ट लेवल पर रखते हैं। और कुछ हद तक हम मानते हैं कि ऐसा काम करना समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, इवन आपके अपने लिए बहुत फायदेमंद है। साइकोलॉजी में कुछ, पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ इंटरवेंशंस हैं जहां हम कहते हैं कि अगर कोई बिना मतलब के परेशान रहता है लाइफ में, तो जैसे यंग बच्चे को कहना गो एंड डोनेट ब्लड, तो आपको जब ब्लड डोनेट करते हो आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको ब्लड डोनेट करने के बाद फील हो रहा है कि मैंने किसी को मदद किया, पता नहीं किस हाल में किसके लिए ये ब्लड काम आए। सोसाइटी में सर्विसेज करना, जब आप सर्विसेज कर रहे हो तो आपकी अपनी वेलबींग अपने आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आपको अपने आप से जो फीडबैक मिल रहा है वो ये कि मैं वर्दी हूं किसी के लिए, मैं हेल्पफुल हूं किसी के लिए। बल्कि यहाँ वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट बल्कि बल्कि कुछ थ्योरी तो ये कहती हैं कि इवन इन सेल्फलेस सर्विसेज यू आर सेल्फिश।
क्योंकि ये सब काम करने से आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, आपका वेलबींग इंक्रीज होता है। और इसलिए ये एक्टिविटीज करना भी करते टाइम भी आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे एक तरह से कहिए कि एक मान चाहिए, एक सम्मान चाहिए। इसलिए मैं ऐसी सर्विसेज करना पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से अगर स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव लें तो अगर मेहंदी देते हुए किसी के हाथ पर मेहंदी रच रही है तो क्या बुरा है। इसलिए अगर सेल्फलेस सर्विसेज करते टाइम आपको खुशी मिल रही है या आपको मान सम्मान मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। इसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो हैं वन बाय वन। जैसे एक पहला पॉइंट इसमें आया, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह से हम कहेंगे वो है गिविंग। इस दौरान आप दूसरों को दे रहे हैं। आप इन सर्विसेज में जैसे आप डोनेशन दे सकते हैं, आप कुछ उनको सामान दे रहे हैं और वहां आप अपना ज्यादा ना समझ के दूसरों की मदद कर रहे हैं। इसमें सेल्फलेसनेस में फोकसिंग ऑन अदर्स, दूसरों के लिए आप काम कर रहे हैं और इस दौरान आप दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने आप से। दूसरों को आप प्यार दे रहे हैं, है ना। और अपना एक तरह से उनको मान सम्मान देना, उनको अपना टाइम देना और उनके लिए कुछ वो एक्टिविटीज करना जो उनके लिए फायदेमंद है। तो अपना प्यार और सम्मान दूसरे लोगों को आप दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम कैसे ऐसी सर्विसेज कर सकते हैं। नंबर वन, प्रैक्टिस कंपैशन मेडिटेशन। ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से इंटरनलाइज चीज है कि आप कंपैशन मेडिटेशन में दूसरों के लिए और करुणा में होना सीखते हैं, दूसरों को और माफ कर देना, दूसरों का और भला करना, एल्ट्रुइज्म, दूसरों के लिए और प्रो सोशल बिहेवियर करना, वो सब हम इस मेडिटेशन के दौरान सीखते हैं। दलाई लामा ग्रुप का ये कंपैशन मेडिटेशन है। तो इसके थ्रू यू लर्न थ्रू मेडिटेशन टू हेल्प अदर्स, to promote others, to be to be to show compassion, to show pro social behavior और उन लोगों की मदद करना सीखना। फिर दूसरा जो आता है कि रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आपने देखा भी होगा बाय नेचर भी कुछ लोग ज्यादा सेल्फलेस सर्विसेज करते हैं, दूसरों के लिए मदद कर देना, रास्ते में जब भी जहां भी जैसे भी कोई भी मिलता है आप उनकी मदद करते हैं। आप कभी भी देखिए जिनकी ऐसी टेंडेंसी है वो आम आदमी से ज्यादा खुशहाल मिलेंगे। उन लोगों में कम चिंता, टेंशन और तनाव या स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि वो दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखते हैं। तो वो ज्यादा इगोइस्ट नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि मेरा ये भला हो तब मैं उस तरह से। तो जैसे ही इन एक्टिविटीज करने से आपका आपकी ईगो रिड्यूस हो गई, आपका अहम थोड़ा सा पीछे हट गया। तो इसलिए ये फायदेमंद रहता है। जब आप दूसरों के साथ बात कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत ज्यादा करना और अपनी कम बोलना, उन लोगों को और ज्यादा समझने की कोशिश करना, दूसरे लोगों को उन्हें और ज्यादा सुन के कि उनकी क्या तकलीफें हैं, क्या मुश्किल है, कैसे उनको अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ तुम उनकी मदद कर सकते हो। और इस दौरान भी जब वो अपनी दुख दर्द आपसे शेयर कर रहे हैं, उनके जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आप दुनियादारी को और ज्यादा समझ पा रहे हो, आप लोगों को और ज्यादा समझ पा रहे हो। गिव सम ऑफ योर पे चेक्स टू अ चैरिटी। ये वही वापस से मैं कहूंगी कि साइकोलॉजी में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि डोनेट लाइक समथिंग, डोनेट योर टाइम, डोनेट योर मनी, इस तरह से।
ये हैप्पीनेस का एक पार्ट माना गया है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में एक क्वेश्चन है, शायद मैंने पहले भी बताया है, एक क्वेश्चन है कि आपने पिछले 1 महीने में क्या कुछ दान किया है? अगर आप हाँ कह रहे हैं तो आपको ये आपकी खुशहाली का इंडिकेटर है ये। अगर आप ना कह रहे हैं तो लो हैप्पीनेस काउंट कर रहे हैं हम। एक और जो मेरे ख्याल से कई मैंने बताया है, बट एक बार वापस से, कि बहुत मुश्किल टाइम में क्या आप ये कहेंगे कि एटलीस्ट एक आदमी है मेरी लाइफ में जिसे मैं इन काउंट करता हूं। तो कि मुश्किल के टाइम में क्या आपकी मदद करने के लिए कोई है? अगर आप हाँ कहते हैं तो ये हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करता है, ना कहते हैं तो अनहैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और डोनेट करना, और ये सिर्फ साइकोलॉजी या सोशल साइंसेज नहीं कह रहे। मेरे ख्याल से हर रिलीजन में दूसरों की मदद करना, दूसरों को दान देना, दूसरों के लिए कुछ करना, इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जब तुम दूसरों की मदद कर रहे हो तो उनकी मदद हो रही है, सोसाइटी का ओवरऑल लेवल इंप्रूव हो रहा है, कम्युनिटी में ओवरऑल ट्रस्ट वर्दीनेस, एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बढ़ रहा है। तो आपकी जो हार्मनी अमंग पीपल, सभी लोगों में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना, वो सब इन्हीं सब चीजों से आता है। जब आप इंटरकनेक्टेडनेस या इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑल फील करते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस पेशेंस। क्योंकि देखिए, आप जब आप दूसरों की मदद कर रहे हैं उस टाइम पर आप कुछ हद तक अपने अपने को पीछे रख रहे हैं, आप दूसरों को आगे जाने दे रहे हैं। तो ये जो आपकी पेशेंस है, इससे भी आप सीखते हैं कि दूसरों की कैसे मदद करें, दूसरों के कैसे और नजदीक जाएं, और दूसरों के लिए कैसे और हेल्पफुल हों। और आपने देखा भी होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लंबी लाइन लगी है, दूसरों की मदद कर देना, इवन जैसे बैंक वगैरह में भी देखते हैं कुछ लोग हैं जो बहुत आसानी से दूसरों के फॉर्म्स फिलअप करते रहते हैं जिनको भी ये हेल्प चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों की मदद करने के लिए बहुत बड़ा कुछ करना है। आपको जहां भी जो भी छोटी सी चीज दिखती है कि ये मैं मदद कर सकता हूँ सेल्फलेस होके, वो मदद कर देना। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, स्पेशली आपकी एज पर जो आप मदद कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर बस में कोई बड़ी उम्र का जना है, मैन और वुमन, तो आप उनको अपनी सीट ऑफर कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो उस टाइम आप बहुत अच्छा भी फील करते हैं, ये भी पक्की सी बात है। ट्रीट अदर्स हाउ यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ करवाना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काइंडनेस शो करें, दयालु रहें आपके लिए, आप भी उनके लिए रहिए। अगर आपको लगता है कि करुणा में रहें तो आप भी उनके लिए करुणा में रहिए। तो एक तरह से आप समझिए कि आपको कैसा व्यवहार पसंद है, ठीक वैसा ही व्यवहार आप भी करिए। इसके आगे अगला पॉइंट आता है कि हमें क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। एक तो ये है कि आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट विद अदर्स। ये हमें, क्योंकि जैसे ही आप सेल्फलेस सर्विसेज करते हो तो, और ये रिवार्डिंग है, तो आपस में एक कनेक्शन बनता है। ऐसा नहीं है कि जिस कम्युनिटी और सोसाइटी में आप दूसरों की मदद कर रहे हैं वो लोग आपको पहचाने ना। तो एक हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशंस। दूसरा क्या है कि जो एक मैं और इगोइस्ट जो फीलिंग है वो आपकी रिड्यूस होती है। तो आप अपने से पहले दूसरों को मान सम्मान देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, वो सब भी आप सीखते हैं। और यहाँ से आपको एक ट्रू फीलिंग आना, एक कहिए कि टू सम एक्सटेंट स्पिरिचुअल काइंड ऑफ फीलिंग्स, कि आप इस नेचर को भी ड्यू वेटेज दे रहे हो जो आपके साथ
ह्यूमन बीइंग्स और इवन एनिमल्स इन सम केसेस, उनके साथ आप इंटरकनेक्शन फील करते हो। ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप श्योरली इंक्रीज करता है। ये क्या है कि एक जो एक्टिविटी है, सेल्फलेसनेस या एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर या हेल्पिंग अदर्स, ये क्या है कि एक कंटेंजियस है। अगर आप दूसरे के साथ जेनरस हैं, लविंग बिहेव दिखा रहे हैं, वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर दिखाएंगे। अगर आप ज्यादा थैंक यू बोलते हैं दूसरों को, आप देखेंगे कि बातचीत में उस जने ने भी थैंक्स बोलना शुरू कर दिया है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस है। अगर आप किसी से गुस्से में बोले, वो भी गुस्से में जवाब देगा। अगर आप हम्बल होके बोले, वो भी हम्बल होके रिस्पॉन्स देगा। तो आप उसके लिए एक स्टिमुलस क्रिएट कर रहे हैं। आप जिस एटीट्यूड के साथ बात करेंगे, वो उसी एटीट्यूड के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपका अगर एटीट्यूड बहुत हम्बल है, फॉरगिविंग है, सौहार्दपूर्ण है, तो वो भी वैसे ही रिएक्शन देंगे। यहाँ कुछ इवन एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। जैसे हो सकता है तो आपने भी कहीं पर वीडियो देखे हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स हैं भी हैं, मतलब इवन इन कंट्रोल सिचुएशंस, और एक जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो भी। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और जब आप बिल देने गए, तो उन्होंने कहा कि आपका बिल ऑलरेडी पेड बाय दिस टेबल। तो अब वहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें कुछ ऐसी सी ये है, चेन है कि आप कहोगे कि ओ इट्स ऑलरेडी पेड, यू आर सो हैप्पी। तो आप कहोगे कि उस टेबल पे जो लोग बैठे ना, उनका बिल मैं पे करके जा रहा हूँ। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आए, वो उसी तरह से नेक्स्ट को के लिए। तो एक ये आपके लिए किसी ने इस तरह का व्यवहार किया, आपने उसे आगे 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 प्रमोट किया। तो ऐसे ऐसे ये जैसा आप व्यवहार करोगे, धीरे धीरे वैसा वैसा ही आपका सर्किल बनता जाएगा, क्योंकि आप दूसरों के लिए स्टिमुलाई क्रिएट कर रहे हैं। आप गुस्से में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो आप हम्बल हैं, वो हम्बल होकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप उनको बदतमीजी से बात कर रहे हो, बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं। तो आप उनके साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सोशल बिहेवियर में भी, सोशल सेटिंग्स में भी एसआर कनेक्शंस हैं। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा आपका व्यवहार वैसी उसकी रिफ्लेक्शन। तो इसलिए भी सेल्फलेसनेस शो करना बहुत जरूरी है। मैं कोई एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें था कि जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज है उनमें ट्रस्टवर्दीनेस बहुत हाई लेवल की है। उनको विश्वास है कि कुछ गलत नहीं होगा। तो वहां पर ये एक फैक्टर था कि अगर उनकी कोई भी चीज गुम हो गई है तो उन्हें पता है उनका मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी और चीज, पर्स, वो उन तक शाम तक पहुंच ही जाएगा। मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि कोई उसे छुपा लेगा या चुरा ले जाएगा। तो आप समझिए कि अगर इतना ट्रस्ट वर्दीनेस है किसी भी समाज में, तो वहां पे खुशहाली तो रहेगी ही ना। और उसके विपरीत एक ऐसा समाज कि आपने छोटा सा भी कुछ पहना हुआ है तो आपको खतरा भी है, और उस खतरे के अकॉर्डिंग आप अपने आप को डेंजर में भी डाल रहे हैं। तो उन दो सिचुएशंस में डिफरेंस आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। जब आप सेल्फलेसनेस सेल्फलेस सर्विसेज करते हैं, बेशक आपको दूसरे अवार्ड ना दें, लेकिन आप में खुद में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, मैंने किसी का भला किया। ये आपका अपना जो एक तरह से इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये आपको प्रमोट करेगा, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी वेलबींग को। और ये क्या है कि जब आप मतलब आपने अपने सेल्फ को एक्सपेंड कर दिया, तो आपकी जो एक इंटरनलाइजेशन है, आत्मसात करना है चीजों को, उसके जो इनर गेट्स हैं, एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी के इनर गेट्स हैं, वो और ज्यादा अच्छे से ओपन होते हैं। तो उससे आप फील करते हो शांतिपूर्ण, है ना, पीसफुल,
एंड डिलाइटेड जब आप ऐसी सर्विसेज करते हैं। और यहाँ पर जब ऐसी सर्विसेज समाज में ज्यादा होती हैं या लोग ज्यादा करते हैं, तो उसमें फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, कंट्री लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और हम एक तरह से अपना दिल से दिल का रिश्ता जो है वो और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। इसलिए सेल्फलेसनेस सर्विसेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ मैं इस टॉपिक को खत्म करती हूँ। यहाँ मैंने जब इस पेपर के लिए मटेरियल ढूंढ रही थी, तो मुझे एक तो ये बहुत अच्छा मैनुअल लगा, मैनुअल ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स बाय अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें कुछ सेक्शंस वाकई बहुत बढ़िया है। होपफुली आपके सारे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे। थैंक यू।